नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का फुल एंड फाइनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता दें, एक शब्द अभी खबर आपने देखी प्रधानमंत्री की, लेकिन इस वक्त जो खबर हम आपको लेकर आ रहे हैं वो आपको हैरान करने वाली है। सीधे लेकर चलते हैं, 4 बज चुके हैं और 4 बजे की इस वक्त की 5 बड़ी न्यूज हैरान करने वाली जो सीधे आपसे ताल्लुक रखती है। सीधे देखें यहाँ पर, चोरी और सीना चोरी इस वक्त की बड़ी खबर। WHO की कोरोना इन्वेस्टिगेशन टीम को चीन ने आने से रोक दिया है। यह बड़ी खबर, रोकिए इसको, होल्ड करें। चोरी और सीना चोरी, WHO की इन्वेस्टिगेशन टीम को चीन ने आने से रोक दिया है। इस वक्त ये टॉप न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मेक्सिको में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद महिला डॉक्टर को लकवा मार गया है। यह महिला डॉक्टर थी जिसको लकवा मार गया है फाइजर की वैक्सीन के बाद, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू कर दिया है। इस बीच पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील ने लगाया है फाइजर पर इल्जाम। वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जवाबदेही नहीं लेना चाहती कंपनी। फाइजर कंपनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जवाबदेही नहीं लेना चाहती है, इसीलिए अब पेरू फाइजर से कोई भी डील करने में कई बार सोचेगा। अर्जेंटीना सोचेगा। चीन के नए साल के एजेंडे में युद्ध शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी राष्ट्रपति ने दिया किसी भी वक्त जंग की तैयारी का आदेश। यानी कि अभी तो LAC के बर्फ भी नहीं पिघली है, लेकिन ये युद्ध के लिए मोर्चा संभाल बैठे हैं। और यकीन मानिए, LAC के पास इनकी तैयारी जबरदस्त फिर से शुरू हो गई है। लेकिन अरबपति जैक मा की संपत्ति हड़पना चाहती थी चीन की सरकार। चीन में 6 दिन में ही शान की नेटवर्थ 13.9% बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो शान जो है वो शी जिनपिंग के क्लोज हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जिनपिंग ने WHO की जांच टीम को चीन में नहीं दी एंट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, WHO की जांच टीम के सदस्य अपने अपने देश से हुए रवाना। बड़ी खबर, यह हमारे पास जानकारी है। लेकिन चीन को वुहान वायरस पर पोर खुलने का डर था। बड़ी खबर, चीन पर वुहान वायरस की जानकारी छिपाने का आरोप। चीन के सामने WHO असहाय, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और यह हमारे पास टॉप न्यूज है। मैं सीधे इस खबर पर चलूंगा। अगर अनिल मेरे साथ जुड़ चुके चीन से, मैं अनिल के पास चलूंगा। अनिल, WHO ने बाकायदा, WHO चीफ ने जानकारी दी है, क्या क्या इनपुट आ रहे हैं आपके पास? आप चीन में मौजूद है, क्या क्या जानकारी है? अपने जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें आ रही है, यहाँ पर चीन की ओर से बार बार कहा गया है कि हमने WHO को रोकने की कोशिश नहीं की है और हम विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसके साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो बातें आ रही हैं उसके उलट चीन यहाँ पर नहीं कह रहा है कि यहाँ पर कोई परेशानी है या फिर WHO के साथ कोई विवाद है। उन्होंने कहा कि हमने WHO को पहले भी यहाँ पर आने की अनुमति दी थी और हम भविष्य में भी देंगे। चीन की ओर से इस तरह से कोई इनकार नहीं किया गया। ऑफिशियल तौर पर जो आधिकारिक बयान है निशांत, तो मुझे लगता है कि चीन हो सकता है आने वाले समय में जो है इस बात को स्पष्ट किया जाए। लेकिन जो अभी स्थिति नजर आ रही है, WHO के साथ लगातार चीन कह रहा है कि हम संपर्क में हैं और स्थिति यही नहीं कि वो कोरोना की जो हम उद्गम स्थल को लेकर वुहान की बात कर रहे हैं। चीन का आरोप है कि न सिर्फ इटली में शुरू हुआ, यहाँ तक कि स्पेन में भी कोरोना बहुत पहले शुरू हुआ। अनिल, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास इसके इतर कुछ और इंफॉर्मेशन है अपने दर्शकों से मैं शेयर करने से पहले सीधे चलूंगा एक क्विक रिएक्शन। मनीष झा जो हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं, मनीष, क्या जानकारी है? WHO ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह असहाय है, WHO पूरी तरीके से परेशान है। क्या जानकारी है मनीष, क्विकली बताएं मुझे। अब बिल्कुल निशान, देखिए, एक शर्मनाक घटना जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पे हो सकती है वो हुआ है जब चीन ने WHO के मेंबर्स को, जो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स थे, उनको अपने यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे 1 साल तक पहले तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया, महीनों तक लगातार WHO और चीन के बीच नेगोशिएशंस के बाद यह समय तय हुआ था जब WHO की टीम के इन्वेस्टिगेटर वुहान पहुंचकर इस बात का पता करते कि कोरोना वायरस कहां से कैसे शुरू हुआ और क्या उसको चीन ने छुपाया था या नहीं। उससे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम के 2 मेंबर को वीजा रिस्ट्रिक्शन के नाम पर तकनीकी कारणों से अगर आप वहां पहुंचने ही नहीं देते, उस क्राइम स्पॉट पर नहीं पहुंचने देते इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देने के लिए
चीन पूरी ताकत लगा रहा है और ये एक शर्मनाक घटना है कि जब डब्ल्यूएचओ के इन्वेस्टिगेशन टीम को आप जो बता रहे हैं मैं तो बहुत संयुक्त राष्ट्र क्विकली, इसमें दखल देना बहुत चाहिए। तेजी से यहां पर रिएक्शन लेने जा रहा हूं मेरे पास, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला भी बनता जाएगा। मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर बहुत सीनियर अनिल त्रिगुनाथ सर हैं, सिर्फ उनको लेकर आए फ्रेम पर। अनिल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा अब आगे क्या? डब्ल्यूएचओ को एक्सेप्ट करने से इन्होंने मना कर दिया है, अब आगे क्या लीगल एक्शंस बनते हैं? अनिल सर, आपसे क्विक रिएक्शन। देखिए, जैसा आपको निशान जी मालूम है कि डब्ल्यूएचओ को अब तक ये कहते रहे हमेशा कि ये डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो चीन की पॉकेट में हैं या चीन को बहुत सपोर्ट करते हैं। और चीन ने खुद माना था जब डब्ल्यूएचओ असेंबली की मीटिंग में कि वो अलाउ करेंगे जो भी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। 1 साल से ज्यादा हो गया, अब ये चीन मना नहीं करेगा, लेकिन ये उनको आने भी नहीं दे रहा है और प्रॉब्लम ये प्रोसीजरल डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है। उससे हो सकता है जो चीज वो छुपाना चाहते हैं उसको छुपाएं पूरी तरह, या वो 130 कंट्रीज ने डब्ल्यूएचओ का साथ दिया, 130 कंट्रीज ने। और जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात की तभी चीन ने भारत के खिलाफ एलएसी खोला, तभी चीन ने साउथ चाइना सी एक्टिवेट किया, तभी चीन ने हांगकांग और ताइवान को लेकर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं इंटरनेशनली अब क्या एक्शंस हो सकते हैं चीन के खिलाफ? देखिए, अब डब्ल्यूएचओ में फिर से अगर वो इस बार अलाउ नहीं करते हैं तो डब्ल्यूएचओ असेंबली की फिर मीटिंग होगी और भारत इस बार चेयर कर रहा है उसको। तो मैं समझता हूं कि उनको पूरी तरह से कंटेम किया जाएगा उनके उसको, और प्रेशराइज किया जाएगा पूरा। और दूसरा, बाइडेन टीम अब आने वाली है 20 जनवरी से, तो उससे पता लगेगा कि किस तरह से वो उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन किया जाए पूरी तरह से। आप जो बता रहे हैं सर, दिस इज शॉकिंग। कर गया आप जो बता रहे हैं सर, दिस इज शॉकिंग। यानी कि अब लीगल एक्शन के लिहाज से भारत डब्ल्यूएचओ को चेयर करेगा, लेकिन डब्ल्यूएचओ की अगर बात की जाए सर, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, आइए सीधे चलते हैं, उसके बाद डॉक्टर रजनीश के पास चलेंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं देखें आप ये, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा फाइजर की वैक्सीन को लेकर कुछ बेहद खतरनाक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जिसको फाइजर कंफर्म नहीं कर रहा है उसके लिए तैयार हो जाइए अब से ठीक 3 मिनट के अंदर। लेकिन यहां पर डब्ल्यूएचओ का चीन से कोरोना कनेक्शन क्यों है? कोरोना कनेक्शन देखिए, शी एक तरफ और डब्ल्यूएचओ चीफ दूसरी तरफ। चीन ने डब्ल्यूएचओ के 10 सदस्यों को कोरोना इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने देश में एंट्री से मना कर दिया। पहली बड़ी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर क्विकली। डब्ल्यूएचओ की चीन के सामने हालत खराब है। डब्ल्यूएचओ की, प्लीज उसको वापस लेकर आए। डब्ल्यूएचओ की चीन के सामने हालत खराब है, समझें। और यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। डब्ल्यूएचओ चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये क्या मामला है? इनका स्टेटमेंट आता है कि हम निराश हैं। ये चीन को हड़का नहीं रहे, ये चीन को धमका नहीं रहे, ये बोल रहे हम निराश हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए कहा जाता है कि जब ये फैसला करते हैं तो पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इनको फॉलो करते हैं, ये चीन से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें आने दो। अब इसके बाद आप देखें, नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, वो इंपॉर्टेंट है। अगर 2020 में डब्ल्यूएचओ की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए चीन पहुंची थी, लेकिन तब भी चीन ने अगस्त 2003 है ये, इसको करेक्ट करवाएं, अगस्त 2003 में, अगस्त 2020 में सॉरी, अगस्त 2020 में डब्ल्यूएचओ की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए चीन पहुंची थी, लेकिन तब भी चीन ने उसे वुहान नहीं जाने दिया था। अगस्त 2020, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अगस्त 2020 में डब्ल्यूएचओ का डेलीगेशन 3 हफ्ते तक बीजिंग की खाक छानता रहा और बीजिंग की सरहद के बाहर किसी को नहीं जाने दिया। अगस्त 2020 में डब्ल्यूएचओ का डेलीगेशन गया था, उसको कुछ नहीं करने दिया चीन ने। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर है। चीन के खिलाफ कोरोना जांच के लिए डब्ल्यूएचओ को 130 देशों का समर्थन प्राप्त है। 130 नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, उसके बाद प्ले करें यहां पर। चीन के खिलाफ कोरोना जांच के लिए, कोरोना के शुरुआती मामलों में डब्ल्यूएचओ चीन के सारे दावों को सही ठहराता रहा। डब्ल्यूएचओ ने कहा चीन जो भी कह रहा है ठीक है, कोरोना। अब आगे देखिए क्या कहा था, प्ले करें राहुल, चेंज करते रहे राहुल। चीन की तरह ही डब्ल्यूएचओ ने भी कहा था कि कोरोना का इंसान से इंसान में संक्रमण नहीं होता है, इट वॉज अ जोक। नेक्स्ट चेंज करें, डब्ल्यूएचओ ने वुहान वायरस को महामारी घोषित करने में बहुत देरी कर दी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं डब्ल्यूएचओ का चीन से कोरोना कनेक्शन, होल्ड करें यहां पर। डब्ल्यूएचओ ने चीन के ऊपर कोरोना जांच करने में कई महीनों की देरी की, जिससे कि चीन को सबूत मिटाने में मदद मिली। यह कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर रजनीश के पास। डॉक्टर रजनीश, अगर हमें इस चीज का सोर्स नहीं पता करेगा,
मैं आपसे बहुत थोड़ी बड़ा प्रिकैरियस सवाल पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, डब्ल्यूएचओ के खिलाफ आप लोगों के लिए डब्ल्यूएचओ एक तरीके से टेंपल है जो सब आपको पूरी गाइडलाइंस वगैरह आप लोग फॉलो करते हैं। लेकिन सर दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल ये जो हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर सर? So I think this is something beyond a normal discussion. ये क्या है? Obviously WHO it seems has a soft corner for China. तो उसकी वजह से इनिशियली अगर हम देखें सारे इस पेंडेमिक को तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुआ। अगर नवंबर में स्टार्ट हुआ तो जनवरी फरवरी तक तो इसका कुछ पता ही नहीं चला भी ये कि इसका ग्रेविटी क्या है। तो उसके पीछे भी WHO का शायद एक सॉफ्ट स्टैंड था चाइना की तरफ। So beyond this, I think I am not able to comment more on this. I can completely understand, Dr. Saab. I will not put you in an embarrassing and awkward situation. Vice Chairman Medanta, Dr. Rajneesh sir इस वक्त हमारे साथ हैं. I have some more questions for you. लेकिन मैं इस वक्त सीधे चलूंगा, मेरे साथ एक बहुत ही लेजेंडरी, यहाँ पर पैनल में बहुत खास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेजेंडरी इंसान हमारे साथ हैं, जल कुलकर्णी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, कुंदन आपका भी स्वागत है। सर चाइना ने इसी कोरोना को छुपाने के लिए दुनिया में अलग अलग फ्रंट खोले और आज इसी कोरोना का इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा है। व्हाट कैन द इंटरनेशनल कम्युनिटी डू? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कर सकता है? निशांत, आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना और कोरोना पर्यायवाची है, इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार उसको चाइना वायरस बोल रहे थे और यही कारण था। अब साफ समझ में आ गया है कि जो सोर्स जो है वो वुहान है और 2017 में फ्रांस ने अपने वुहान लेबोरेटरी से नाता तोड़ दिया था और ये जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं वहां पे सब 2017 का। पर लेकिन बात ये है WHO का जो फंडिंग है जो अमेरिका करता था उसने स्टॉप करके पूरा फंडिंग, जब तनख्वाह कहां से आ रही है, सारी की सारी अब तनख्वाहें जो WHO को आ रही है वो चीन के फंडिंग के द्वारा हो रही है। yes. और जो WHO के जो अध्यक्ष हैं वो आज तक जो चीन के गुण गाते थे, अब ये कहना कि मैं निराश हूं, ये तो मतलब बेफजूल का स्टेटमेंट हो गया। उनको सब मालूम है कहां से क्या हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 130 देश को मालूम है जो WHO के सदस्य हैं, ये पूरा इसका जो सोर्स है वो चाइना है। जल साहब आपने एक स्टेटमेंट दिया है अभी, आपने एक बहुत अच्छी बात की है, ये बेफिजूल का स्टेटमेंट है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, दिखाइए राहुल जरा यहां पर, चीन के आगे झुका है WHO। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके सामने, चीन के आगे WHO झुक गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। कैसे? चीन के अनुमति नहीं देने से WHO ने चीन से निराशा जाहिर की है। ये WHO ने चीन के ऊपर, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चीन ने कहा है कि वो निराशा है उसको। यह हैरानी वाली बात है, चीन की अनुमति नहीं देने से WHO ने चीन से निराशा जाहिर की है। दे आर सैड, बेचारे मायूस हैं, इनके पास तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं, क्या करेंगे, मजबूर हो गए हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, वो चीन के आगे झुका हुआ है। बहुत दिनों बाद चीन की आलोचना करते हुए ट्रूडो ने कहा, मैं इस खबर से बेहद निराश हूं, मायूस हूं, प्लीज मेरी मदद करो, आई एम हेल्पलेस। WHO से दुनिया को मदद की उम्मीद है, WHO यहां पर खुद हेल्पलेस फील कर रहा है। WHO के आपातकालीन मामलों के निदेशक माइकल रैन ने मंगलवार को कहा कि वीजा नहीं मिलने की समस्या है। ओह वी आर सो सॉरी फॉर दिस। क्या करें, सिंपैथी दे WHO को? इज इट अ जोक? लेकिन एक बड़ी खबर, मेक्सिको में फाइजर वैक्सीन का खतरनाक साइड इफेक्ट, बड़ी खबर प्ले करें। टीका लगवाने के बाद महिला डॉक्टर को लकवा मारा। फाइजर वैक्सीन लेने के आधे घंटे बाद ही गंभीर साइड इफेक्ट। मनीष झा के पास में जा रहा हूं, सांस लेने की तकलीफ के बाद ICU में भर्ती कराया गया था। वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर कार्ला के दिमाग में भी सूजन आई है, यह जानकारी है मनीष फाइजर की वैक्सीन को लेकर। यह एक और रिपोर्ट है, कल एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद एक और रिपोर्ट आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि फाइजर की वैक्सीन है इसके पीछे जिम्मेदार, लेकिन ये रिपोर्ट्स आ रही है। मनीष वेरी क्विकली, और कुंदन इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। यहाँ बिल्कुल निशान देखिए, कल हमने देखा था कि किस तरह से पोर्तुगल में एक महिला हेल्थ कर्मी को जब ये फाइजर की वैक्सीन दी गई और उसके 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। हालांकि तब कंपनी ने इसके लिए कहा था कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब मैक्सिको में भी एक हेल्थ कर्मी के साथ यही घटना घटी है। हालांकि ये भी बात सच है कि यूरोप के तमाम देशों में फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है, सिर्फ यूरोप में ही नहीं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने यह भी दिखाया था कि इजराइल में 10 लाख से अधिक लोगों को फाइजर की वैक्सीन
दी गई है। लेकिन फिर बात यह है कि अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हमें आने वाले समय में अध्ययन करना पड़ेगा कि इस वैक्सीन के परिणाम और क्या होंगे। ओके मनीष, एक मिनट, जस्ट होल्ड द थॉट। मनीष, फाइजर की वैक्सीन के बाद कुंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत में ये 2 रिएक्शंस पर अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या चर्चा है? आपने खुद वैक्सीन लगवाया है, भारत का मेक इन इंडिया, आप डॉक्टर से रोज मिल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तुरंत बताएं। देखिए, जो हमारी डॉक्टरों से बात हुई और विशेषज्ञों से बात हुई, उनका साफ कहना था कि इस पे और भी ज़्यादा तहकीकात करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी कोई वैक्सीन आप किसी को पुश करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आज आप वैक्सीन दिए और आज ही आपके अंदर एंटीबॉडीज़ जमा हो जाए, क्योंकि 2-3 केसेस देखे गए, जैसे कि पुर्तगाल का केस है, या फिर अमेरिका में भी एक नर्स को जो है 9 दिन बाद कोरोना हो गया था। तो इस तरह के कई सारे केसेस हैं। इन सब के बीच डॉक्टरों का एक और कहना है कि अभी जो कोरोना के वैक्सीन जिनको भी दिया जा रहा है वो सब के सब इमरजेंसी यूज़ वाले हैं, वो प्री ट्रायल कंडीशन के ही वैक्सीन हैं। इसलिए एक लेवल के बाद आपको ट्रस्ट उस पर नहीं कर सकते हैं और साइड इफेक्ट्स देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन लेकिन कुंदन, ये जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, मैं इसके बारे में जरा वॉल पर जाऊंगा और उसके बाद डॉक्टर रजनीश के पास आऊंगा। और जब हम डॉक्टर रजनीश के पास आए तो मैं चाहूंगा जरा वॉल ग्राफिक्स को ब्रेकिंग के साथ प्ले करें, यहां पर प्ले करें, यहां पर वॉल ग्राफिक्स हमारे पास है। इस फाइजर की वैक्सीन को लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद महिला डॉक्टर कार्ला सेसेलिया पेरेज को लकवा मारा गया, यह क्लेम किया जा रहा है। वैक्सीन लगने के, नेक्स्ट चेंज ओवर करें प्लीज, वैक्सीन चेंज करें राहुल। फाइजर की वैक्सीन लगने के आधे घंटे के अंदर शरीर में चकत्ते, ऐठन, कमजोरी और सांस में दिक्कत, और वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। डॉक्टर के परिजनों ने कहा है कि वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभाव पर जांच की जरूरत है। वैक्सीन लगने से पहले डॉक्टर कार्ला को एक एंटीबायोटिक से एलर्जी थी। नेक्स्ट, कल पोर्चुगल में फाइजर की वैक्सीन देने के 2 दिन बाद एक हेल्थ वर्कर की मौत हुई थी, यह हमारे सामने है। मैं चाहूंगा इस वॉल को ब्रेकिंग के साथ तुरंत डॉक्टर रजनीश के पास हम चलेंगे। सर, वेरी क्विकली सर, ये वैक्सीन को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एंड डॉक्टर रजनीश, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा समय हमारे साथ और स्पेंड करिएगा। इसके बाद मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं, आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है। व्हाट इज योर टेक सर? आप ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, आप लोग बहुत पायनियरिंग रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Yeah, so this is some situation which is unprecedented. एक वैक्सीन एक ट्रायल के बाद आता है जिसमें कोई 25-30,000 लोगों पे ट्रायल हुआ। सेफ्टी पैरामीटर सब जब हम पूरा कर लेते हैं तभी वैक्सीन ऐसे इमरजेंसी यूज के लिए कमर्शियल यूज में आया। अब कुछ केसेस अगर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ साइड इफेक्ट ऐसा मिला जो कि एक सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट माना जा सकता है। पैरालिसिस इज ऑलवेज, नथिंग कैन बी इग्नोर्ड लाइक पैरालिसिस। अब जब पैरालिसिस होता है तो उसमें ये देखना होता है that whether the triggering thing came from the vaccine or it was just a causal or it was just a coincidental relation। मतलब हो सकता है नेचुरल हिस्ट्री में उस पेशेंट को वैसे ही पैरालिसिस होना हो, बट वैक्सीन का उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये इसको डेप्थ में जाने का बहुत जरूरत है, ये डॉक्यूमेंट करने के लिए whether vaccine is causing this or it's just a coincidental thing। So because अगर आप इंसिडेंट्स भी देखें, लेकिन डॉक्टर साहब आपने पॉइंट अच्छा रखा है। मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं अपने दर्शकों को, अगर इसको सरल भाषा में समझाएं कि अगर किसी को लकवा मारा है और वैक्सीन लगने के बाद हुआ है तो आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बड़ा सिंपल टर्म्स में। हाँ, तो उसमें सिंपल टर्म्स में ये है, भी कोई पेशेंट है, मानिए उसको डायबिटीज है, हमने उसको एक वैक्सीन दिया, अब उसको डायबिटीज के कारण हाइपोग्लाइसीमिया या ग्लूकोज कम होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसको वैक्सीन के कारण ग्लूकोज कम हुआ। तो उसमें दूसरी कोमॉर्बिडिटीज के अंदर जाना पड़ेगा, उसको डेप्थ में एनालिसिस करना पड़ेगा, भी उसको पैरालिसिस होने का पहले से कोई ऐसा रिस्क फैक्टर था। लेकिन ओके, पॉइंट नोटेड सर। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है, मेरे हार्ट के अंदर कोई क्लॉट था या ब्रेन में कोई क्लॉट था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कंपनी, फाइजर एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पायनियरिंग मेडिसिन बनाए इन्होंने। एंटी निमोनिया का वैक्सीन इनके पास है, कई सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें फाइजर बनाती है। लेकिन हमारे पास कुछ केसेस अभी आ रहे हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर, फाइजर ने झाड़ा पल्ला, ये बड़ी खबर है। करार में लिखा साइड इफेक्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं, किसी की जान गई तो फाइजर पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। फाइजर की शर्तों पर पेरू सरकार ने उठाए सवाल, फाइजर की पॉलिसी पर कई देश उठा चुके सवाल।
फाइजर की पॉलिसी पर उठाए सवाल। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि आइए जरा यहां पर मैं दिखाऊं, आइए क्विकली, क्योंकि ये जो वॉल पे ग्राफिक्स है मेरे पास, इसको आप समझिए ये पूरा मामला क्या है। देखिए फाइजर ने क्या कहा है साइड इफेक्ट्स को लेकर, ये समझे आप। जरा देखिए, पेरू और फाइजर के बीच वैक्सीन खरीदने को लेकर गतिरोध, फाइजर वैक्सीन के साइड इफेक्ट का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है यहां पर। नेक्स्ट प्लेन चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइजर के लीगल इम्यूनिटी के मुताबिक टीके के साइड इफेक्ट पर कानूनी कार्रवाई की वैधता नहीं। पेरू ने यह कहा है कि फाइजर कहता है कि भैया हम जो हैं इसके ऊपर कोई भी कोर्ट की कार्रवाई होगी तो हम इसमें वी आर नॉट पार्टिसिपेंट टू इट। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। फाइजर के वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर कानूनी कार्रवाई की वैधता नहीं होने का मुद्दा पेरू समेत कई देश उठा चुके हैं। पेरू से पहले ब्राजील के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि फाइजर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी फाइजर वैक्सीन से अगर आप किसी साइड इफेक्ट से प्रभावित हुए तो यह आपकी समस्या है। फाइजर की वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर अर्जेंटीना के अधिकारी भी चिंता जता चुके हैं। मैं चाहूंगा सिर्फ ग्राफिक्स के साथ मनीष आगे पास आए। मनीष, फाइजर का यह कहना है कि हमारी कंपनी की दवाई जो है वैक्सीन को लेकर अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है देन वी आर नॉट बाउंड फॉर अ लीगल एक्शन, और इसकी वजह से पेरू, अर्जेंटीना और ब्राजील फाइजर से अब डील करने में मना कर रहे हैं। क्या समझा जाए? दिस मींस व्हाट? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को कम से कम इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि उनका वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, और उसकी वैक्सीन की वजह से अगर कोई हानि होता है तो आने वाले दिनों में अदालत में कंपनसेशन के लिए कोई जा सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर देशों में ऐसे कानून नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखें कि फाइजर का वैक्सीन जब विकासशील कई सारे देश मसलन ब्राज़ील और पेरू, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ब्राज़ील की सबसे बड़ी उम्मीद टिकी हुई है भारत के दोनों वैक्सीन से, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ब्राजील में इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि जैसे ही भारत सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन होगा तब वो ब्राजील मंगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फाइजर जैसे वैक्सीन भारत या ब्राजील या किसी दूसरे विकासशील देशों के लिए बनी ही नहीं है। अच्छा, मैं सवाल पर डॉक्टर रजनीश, मैं आपको ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं रखूंगा इस सवाल पर, क्योंकि मेरे पास एक और मेडिसिन को लेकर इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे वैलिडेट करना चाहूंगा एज अ डॉक्टर। लेकिन मैं अनिल सर से इस चीज पर पूछूंगा। अनिल सर, अगर कोई कंपनी इस तरीके से बोले कि देखिए उसके साइड इफेक्ट को लेकर हम लीगली बाउंड नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डाउट है। क्या आपको लगता नहीं है कि यह बहुत सारी कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा रिजर्वेशन होगा? देखिए, ये सारा ही ये एक एथिकल क्वेश्चन है, और इस एथिकल क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो भारत में भी डिबेट चली है अभी काफी बीच में कि जैसे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट वाले भी, उन्होंने भी ये कहा कि भाई वैक्सीन मेकर्स को जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए, तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए? ये एक एथिकल क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि जो कंपनी ने बनाया है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। अगर ये प्रूव हो जाता है बियॉन्ड डाउट, एंड जैसा डॉक्टर रजनीश ने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से करना पड़ेगा, और उसके बाद लेकिन एक और चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, जब कोई कंट्री अलाउ करता है एक वैक्सीन को तो उसके एग्रीमेंट साइन होते हैं। उस एग्रीमेंट्स में अगर उन्होंने पहले से ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल बी रिस्पॉन्सिबल, तो फिर आपके पास में ज्यादा लीगल ओपिनियन नहीं आता। प्लीज विद मी डॉक्टर रजनीश, सॉरी मुझे पता है आप मेरे साथ बहुत कम समय तक है, बट वन लास्ट रिएक्शन सर। एक ब्रेकिंग न्यूज है जिसके ऊपर मैं आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। लंदन में जुए मार दवा से कोरोना मरीजों का इलाज, जुए मार दवा से कोरोना का 80% गारंटी वाला इलाज। लंदन की लिवरपूल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में बड़ा दावा, कोरोना से बचाने में जुए की दवा 80% कारगर, कोरोना मरीज को मौत से बचाती है। आइवर मैक्टिन। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर रजनीश के पास। सर, ये जो एक नई रिसर्च सामने आ रही है, क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपके हॉस्पिटल ने कई पायनियरिंग एफर्ट्स किए कई कोरोना पेशेंट्स को बचाने में, और आपने कई एक्सपेरिमेंटल ड्रग, जैसे डॉक्टर त्रेहन ने मुझे ये शब्द बताया था, वी हैव ट्राइड सम एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। तो क्या ये समझा जाए कि अब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। सो आइवरमेक्टिन एक ड्रग है जो पैरासाइट्स के लिए ही यूज होता था, और उसको हमने कोरोना के पेशेंट्स के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया है। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्टेबल कोरोना पेशेंट्स, और उसने अच्छे रिजल्ट भी दिखाए हैं। However, when we say that, it doesn't mean that it can eradicate coronavirus 100%. Yes, it is beneficial.
तो उसमें बेनिफिशियल में क्या आता है भी, कोरोना का सिवेरिटी कम कर देता है, कोरोना के कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसका ड्यूरेशन कम कर देता है, उसका जो ग्रेविटी है, जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है या ब्रीदिंग डिस्ट्रेस है, उसका ग्रेविटी को कम कर देता है। तो आइवरमेक्टिन इज वन ड्रग व्हिच हैज बीन part and parcel of prescription for corona patients, and we have done that quite frequently. Besides that, some other drugs also, experimental drugs हमने काफी यूज किया है जिनसे हमें बहुत फायदा भी आया है। बट ये वैक्सीन का रिप्लेसमेंट नहीं है। वैक्सीन तो हम प्रोफिलैक्टिकली दे रहे हैं। प्रोफिलैक्टिक मींस हम कोरोना का स्प्रेड रोक रहे हैं, हम एंटीबॉडीज पहले लोगों में डाल रहे हैं ताकि वो कोरोना उनको ना हो पाए। These medicines are meant for patients who had corona. क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो medicines हैं, these are the cure और vaccine is a prevention? Yes, absolutely. ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। माफी चाहूंगा आपको, मैंने थोड़ा आपको और ज्यादा रोका। यू हैव लॉट ऑफ बिजी शेड्यूल, बट बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ज्वाइन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका। डॉक्टर रजनीश, थैंक यू सो मच। लेकिन इस खबर को इलैबोरेट कर रहा हूं और उसके बाद एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्रिकेट के प्रेमी जितने भी हैं, आई हैव अ वेरी बैड न्यूज फॉर यू। क्रिकेट के प्रेमियों के लिए, भारत के लिए, और जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देख रहे हैं, जरा इसका बॉल दिखाइए राहुल हमारे सामने। कोरोना की जुए मार दवा, कोरोना की जुए मार दवा, जुआ मार दवा कोरोना मरीज को मौत से बचाती है। बड़ी खबर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सामने। 573 मरीजों को आइवरमेक्टिन दी गई, सिर्फ 8 की मौत, 8 की मौत, मतलब इतने सारे लोगों को बचा लिया गया। नेक्स्ट 510 मरीजों को यह दवा नहीं दी गई, 44 लोगों की मौत, यह रिसर्च बता रही है लिवरपूल की। नेक्स्ट आइवरमेक्टिन 24 घंटे में असर दिखाती है। नेक्स्ट 48 घंटे में सभी वायरल आरएनए खत्म हो जाते हैं। लंदन की लिवरपूल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह दावा किया गया है। लेकिन अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और इसके बाद मैं सीधे जाऊंगा चाइना को लेकर। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया एमसीजी टेस्ट मैच देख रहा एक दर्शक निकला कोरोना पेशेंट। बड़ी खबर, एमसीजी के एक स्टैंड के सभी दर्शकों को आइसोलेट किया गया। मेलबर्न टेस्ट मैच देखने पहुंचा एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। सिडनी में 7 जनवरी से शुरू होने वाले मैच में सभी दर्शकों को मास्क पहनना जरूरी, यानी यह चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना फिर से अपने पांव तेजी से पसार रहा है। मनीष झा, वेरी क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन, इस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप इस बात को देखें कि आज की तारीख में जब ऑस्ट्रेलिया में भी उस कोरोना के जो नए स्ट्रेन का संक्रमण देखने को मिल रहा है, वैसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये मुश्किल बढ़ी है। और ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में अगर आप क्रिकेट मैच को लेकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी अब फैसला ले सकता है और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे मैचेस लेकिन मनीष, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली इलेक्शंस कंडक्ट किए, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहां पर की, लेकिन अब रिपब्लिक डे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बोरिस जॉनसन उसमें ऑलरेडी नहीं आ रहे, उन्होंने मना कर दिया है। आगे क्या होगा? रिपब्लिक डे को लेकर सरकार का कोई स्टैंड आया है, कोई कुछ बोला गया है वहां से? देखिए, फिलहाल तो भारत सरकार की तरफ से कल जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत हुई थी, उसकी डिटेल दी गई थी और उसमें कहा गया कि किस तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में कोरोना फैलने की वजह से आने से मना कर दिया। और निश्चित तौर पर जब हम लोग बात करते हैं रिपब्लिक डे परेड की, क्योंकि अभी भी मैं तो राजपथ के थोड़ी दूर पे खड़ा हूं, और निश्चित तौर पर हम सबको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब 26 जनवरी को लेकर भारत सरकार के तमाम विभाग इसकी तैयारी करेंगे तो वो तमाम एहतियात बरतेंगे। हालांकि कई सेक्शन से ये भी मांग की जा रही है कि इस बार 26 जनवरी का वो परेड उस तरह से ना हो। मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार कोशिश भी कर रही है कि इस बार थोड़ी भीड़ कम होगी। मसलन मैं आपको बताऊं कि जो पत्रकारों को बुलाया जाता था, जो हमारा प्रेस का दीर्घा होता था जिसमें हम फैमिली लेके भी आ सकते थे, इस बार डिसाइड हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ एक व्यक्ति आएगा। तो इस तरह से भीड़ को कम किया गया है। थैंक यू मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर आप ही ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद मैं अनिल के पास आऊंगा। जनरल कुलकर्णी, नाउ आपके ऊपर बहुत सारे सवालों की बौछार होने वाली है। योर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज अनिल सर। चीनी राष्ट्रपति ने दिया किसी भी क्षण जंग की तैयारी का आदेश। बड़ी खबर, जिनपिंग ने पीएलए से कहा अपनी युद्ध की तैयारियों को करो तेज। पीएलए को असली युद्ध के लिए तैयार करने का दिया आदेश। पीएलए तिब्बत में भारतीय सीमा के पास कर रहा है युद्ध अभ्यास। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया युद्ध अभ्यास का वीडियो। तस्वीरें आपके सामने, राहुल फुल स्केल पे शॉट्स दिखाएं जरा। ये है युद्ध अभ्यास का, जहां पर बारिश नहीं है वहां का ये प्रोपेगेंडा वीडियो आ चुका है। लेकिन ये मेरे सामने चिंता का विषय है, क्योंकि अभी 9वें दौर की बातचीत होनी बाकी है, उसकी चर्चाएं गर्म है। मनीष झा, वेरी क्विक रिएक्शन।
ये शी जिनपिंग की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल टाइम्स का जो ये वीडियो है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें एडिटिंग का बड़ा कमाल है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोपेगेंडा वीडियो कैसा है। बहरहाल जो मुख्य बात है वो ये है कि चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को कहा है कि आप कुछ ही सेकंड में युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, यानी जब भी आपको आदेश दिया जाएगा। और यह सब कुछ हुआ है जब 1 जनवरी को जब चीन ने अपने डिफेंस लॉ में परिवर्तन किया और उसमें एक नया वर्ड जोड़ा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी शामिल किया है, जिसके लिए चीन युद्ध करेगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को कहा है कि अत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। ये चीन की एग्रेसिव रणनीति दिखा रही है। अनिल, हमें नहीं भूलना होगा कि अनिल हमारे साथ चाइना बेजिंग से जुड़े हुए हैं इसी फ्रेम पर। तुरंत अनिल को लीजिए। अनिल, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सेना के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं, शी जिनपिंग के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग अनिल? देखिए निशांत, ये पहली बार नहीं है जब चीन के राष्ट्रपति ने इस तरह का बयान दिया हो या जब भी सेना को आधुनिक बनाने की बात की हो। पिछले साल जब PLA की जो वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई थी, उस मौके पर भी चीनी राष्ट्रपति ने चीनी सेना के आधुनिक होने और हथियारबंद होने और किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार होने की बात कही थी। भले ही भारत में इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा हो, लेकिन चीन आमतौर पर चीन में इस तरह से जो राष्ट्रपति हैं बार बार जब भी सेना को संबोधित करते हैं या जिस तरह से मिलते हैं तो बार बार कहते हैं कि सेना को आधुनिक बनाया जाए, वॉरफेयर की तैयारी की जाए और हम कभी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। और हाल के दिनों में जैसा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था निशांत कि हम जो है किसी से डरते नहीं हैं, आंख हम किसी को दिखाएंगे नहीं, अगर हमें कोई भी आंख दिखाएगा तो हम उसको नहीं डरेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीन भी यह जताने की कोशिश कर रहा है, दोनों पक्ष स्ट्रेटजी। लेकिन मेरे सामने इसका एक और देखे, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। मैं जल कुलकर्णी के पास हूँ, जल सर, और उसके बाद मैं अनिल सर के पास भी आ रहा हूँ। जल सर, मुझे एक चीज बताइए। जल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। जैक मा को लेकर जब पूरी खबरों का बाजार गर्म हो गया तो एक डायवर्जन टैक्टिक्स के जरिए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो सुर्खियों में आए और उसके लिए उनका प्रोपेगेंडा मीडिया सामने आता है विद अ प्रोपेगेंडा ओल्ड वीडियो। व्हाट इज योर टेक सर? शांत, इसमें कोई शक नहीं, इट्स अ टोटल प्रोपेगेंडा। बट हमको इस संदर्भ में देखना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस में रिफॉर्म्स लाए हैं। चाइना में 3 पिलर्स हैं, एक है माइंड, दूसरा है मनी और तीसरा है माइट। माइंड यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, मनी है उनका जो स्टेट काउंसिल और माइट है उनका PLA। अब ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा के मकसद को मद्देनजर रखते हुए चीन ने क्या किया, स्टेट काउंसिल को हटा करके जो शी जिनपिंग है वो CMC यानी कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वैसे चेयरमैन है, तो उनके नीचे सब कुछ आता है। और उन्होंने क्या कहा है, डिसरप्शन और डेवलपमेंट। डिसरप्शन यानी जो भी उनके सोच विचार से विरुद्ध रखते हैं, उनकी सोच में नहीं आ, चाहे वो जैक मा हो, चाहे ताइवान हो या हांगकांग हो या कोई भी हो, जो उनकी सोच से नहीं मिलते हैं उनके बरखिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। दूसरा डेवलपमेंट के मद्देनजर कोई भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमने ये जिक्र किया है, तो मैं एक और खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। उसकी अगली वाली जो ब्रेकिंग है तुरंत लेकर आएं और फिर उसके बाद हम वॉल पर जाएंगे। और मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग एक साथ थोड़ी देर बाद दिखाएं। पाकिस्तान के साथ चीनी फाइटर जेट्स Su-30 MKI का मॉक ड्रिल। राफेल की तरह दिखता है चीन फाइटर जेट। Su-30 MKI चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया प्रदर्शन। DF-17 चीन का अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल सर्विलांस सिस्टम पर नजर नहीं आता, इसे दुश्मन के सर्विलांस सिस्टम पर देखते हैं। ये देखें आप, पूरा दिखाएं इसको, शॉट्स को। ये एक और चीज हमारे सामने आई है और मैं चाहूंगा राहुल इन दोनों को, शॉट्स को एक साथ दिखाएं। ये दोनों शॉट्स, और अगर हो पाए दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स भी आगे वाले फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करें। लेकिन दोनों शॉट्स, एक तरफ वो एक ड्रिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये वाले शॉट्स चाइना ये कर रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं जनरल साहब के पास आऊंगा। जनरल साहब, योर टेक। अब इसके मतलब क्या समझे जाएं सर? दे आर इन एक्टिव मोड और अभी LAC की जो बर्फ है वो नहीं पिघली है। आर दे ट्राइंग टू हिंट समथिंग इन द न्यू ईयर, अमेरिका और भारत को एक साथ? निशांत, हिंदुस्तान के ऊपर जबरदस्त दबाव बना जाएगा।
कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। ये जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट में जबरदस्त दबाव, शिगात्से में तो तकरीबन 12 घंटे की दूरी पर है, 570 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे आपने ठीक कहा, मिसाइल हुए, रॉकेट्स हुए, फेज रेडार्स हुए, सब तरह की वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके कहने के शी जिनपिंग का कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो किसी भी देश के साथ ना जाए और हमारे। जन साहब, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज देयर न्यू ईयर एजेंडा? ये न्यू ईयर एजेंडा है उनका, दबाव डालने का, सिर्फ दबाव डालने का। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। चीन को मालूम है हिंदुस्तान के साथ आज के कांटेक्ट किया तो मारी गई चीन, वो कांटेक्ट नहीं करेगा। नॉन कांटेक्ट में इस तरीके से मनोवैज्ञानिक और प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। आप जो बता रहे हैं वाकई में, और मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, लेकिन ये डायवर्जन भी हो सकता है। मैं चाहूंगा सीधे चलें, हमारे पास एक और जैक मा को लेकर खबर आई है, सीधे दिखाएं, उसके बाद मैं अनिल सर के पास आऊंगा। आइए, यहां पर चीन में उद्योगपतियों के खिलाफ जिनपिंग का खतरनाक प्लान। जैक मा पर शिकंजे के बीच शान को आगे बढ़ा रहा है चीन। बड़ी खबर, वैक्सीन कंपनी टेक ओवर करने के बाद शान की जिनपिंग शासन से बड़ी नजदीकियां। जैक मा पर सख्ती के बाद शान ने की तेजी से तरक्की। अरबपति जैक मा की संपत्ति छीनना चाहते थे जिनपिंग, ये खबर है। मैं चाहूंगा शान के भी बगल में शॉट्स दिखाएं और सीधे में चलूंगा मनीष शाह के पास। मनीष, पहले इस खबर पे क्या क्या इनपुट आ रहा है? जो मेरे पास जानकारी है, शान एकदम से ओवरटेक करते हैं मुकेश अंबानी को, वॉरेन बफे के नजदीक आ जाते हैं और बताया जाता है कि अप्रैल से इनको ग्रूम किया जा रहा था, क्योंकि अप्रैल में एक वैक्सीन कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया। मनीष, वेरी क्विकली। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, सबसे पहले तो इस खबर का एक दिलचस्प पहलू बता दूं कि जुंग शान पहले पेशे से पत्रकार थे। तो पत्रकार दुनिया के तमाम देशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो बनते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से 11वें अमीर व्यक्ति एक पत्रकार बना है। ये इसका एक अलग पहलू है। अब आइए जुंग शान के जो हिस्ट्री पर कि कैसे अचानक वो आगे बढ़े। तो पिछले दिनों जब वैक्सीन की कंपनी एक इन्होंने खरीदी और उसको शेयर बाजार में उन्होंने बीजिंग में लिस्ट कराया, तो उसके शेयर 2000% आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ एक और कंपनी पिछले दिनों उन्होंने खरीदी बोतलबंद पानी की और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट कराया, वो भी 200% उसके शेयर बढ़ गए। लेकिन मनीष, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जैक मा, देखिए जैक मा को पहले तो इन्होंने अज्ञात जगह पर रख दिया और अब खबर यह आ रही है कि उनका पैसा पे कब्जा करना चाह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और उससे बड़ी खतरनाक साजिश जो चीन की है कि जैक मा की कंपनी अली पे और जो दूसरी अलीबाबा से संबंधित कंपनियां हैं, उसके पास जो कंज्यूमर के, यूजर्स के जो डेटा थे, उसको लेकर खबरें आ रही है कि चीन की सरकार जैक मा पर दबाव दे रही थी कि वो सारे डेटा वो हमें दो। यानी कि आप अगर अलीबाबा की कंपनी के साथ आपने कभी कोई ट्रांजैक्शन किया हो तो उसके सारे डेटा अब चीन की सरकार मांग रही थी कि आप किसके क्या बैंक डिटेल्स है, किसके क्रेडिट कार्ड के क्या डिटेल्स है, किसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और कब कौन लोन लेता है, किन परिस्थितियों में लोन लेता है। तो ये सारा डेटा जो सबसे बड़ा एसेट्स माना जाता है जैक मा का, वो भी हड़पने की साजिश में थी चीन की कंपनी। मैं अपनी टीम को बोलूंगा जरा ये शॉट्स को नीचे मिक्स करते रहे, शान और जैक मा दोनों दिखाएं। मैं सीधे अनिल के पास चलूंगा। अनिल, शान इनका क्लेम टू फेम क्या है? एकाएक कहां से आ गए एकदम से? जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जैक मा एक वक्त तक चीन के सबसे अमीर व्यक्ति होते थे और यहाँ तक कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल थे। लेकिन हाल के दिनों में उनकी लगता है कि शायद कोई परेशानी हुई है, जिसके चलते ये सब बात सामने आ रही है। लेकिन हम ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए या आप लोग के जरिए ये समझ पा रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर चीजें समझ में आ रही हैं कि शान जैसा कि अभी मनीष ने बताया कि किस तरह से तेजी से आगे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत देशों में इस तरह से आमतौर पर होता है कि जब किसी को आप फेवर करते हैं या कोई भी सरकार के नजदीक होता है, तो सरकार की ओर से पूरी कोशिश होती है कि उस उद्योगपति को आगे बढ़ाया जाए, उसको आगे ले जाया जाए। अगर बस अनिल, आप बीजिंग में हैं, इससे ज्यादा मत बोलिए प्लीज। बस मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। मैं अनिल त्रिगुणायत सर के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आइए जरा तेजी से आइए, यहां पर अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं और बाद में इस वॉल और ब्रेकिंग के शॉट्स के साथ में अनिल त्रिगुणायत सर के पास आऊंगा। आइए जरा प्ले करें, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दिखाएं। बहुत अच्छी वॉल है, जरा यहां पर जो हमारे पास है इसको देखें। शान को बढ़ाने के लिए टारगेट पर जैक मा। ये बड़ी बात, जब से जैक मा पर चीनी सरकार का शिकंजा कसा, तब से जोंग शान की तरक्की तेजी से शुरू हो गई है। नेक्स्ट, जोंग शान, ये देखें, ने पिछले साल ही एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को किया था टेक ओवर। ये इत्तेफाक नहीं है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। यहां पर
वैक्सीन की कंपनी टेकओवर के बाद से शान की चीनी शासन से नजदीकियों की चर्चा गर्म है। नेक्स्ट, अप्रैल में बीजिंग बिताई बायोलॉजिकल फार्मेसी इंटरप्राइज कंपनी को सार्वजनिक करने के बाद उनका ड्रीम रन शुरू होता है। सिर्फ 6 दिनों में शान की नेटवर्थ 77.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 91.7 बिलियन डॉलर हो गई। ऐसा कौन सा चक्कर चलाया भाई? एक तरफ चीनी सरकार का साथ पाकर शान दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है, वहीं अरबपति जैक मा की दौलत छीनना चाहती थी चीन की सरकार। बहुत शानदार ग्राफिक्स है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मौजूद है अनिल त्रिगुनायत सर। सर अब देखिए सर, मैं चाहता था आपसे एक ओवरऑल व्यू लेना, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा फूड फॉर थॉट दिया। अब देखिए सर, नए साल आते ही वॉर एक्सरसाइजेस, नए साल आते ही अपने आप खबर आई कि जैक मा कहां है पता नहीं है, लेकिन एकाएक 2 खबर, वॉर एक्सरसाइज और ये, क्या कहेंगे आप इस पर? सिर्फ राहुल ग्राफिक्स दिखाएं। देखिए निशान जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हमें एक और एंगल देखना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि चीन एक्सपेंशनिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन एक टोटलिटेरियन स्टेट है, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन चीन को खतरा भारत से नहीं है। चीन का असली खतरा है कि लास्ट डेज में ट्रंप जाते जाते कुछ ऐसी चीज ना कर दे ताइवान में या वेस्ट एशिया में ईरान के खिलाफ, जिससे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह पे फर्क पड़े या उसके स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को डायरेक्टली हिट हो। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी जो स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस है वो इसीलिए कर रहे हैं आखिर तक। दूसरा, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बनेगा इससे, अनिल सर, वो जो इतने अनिल सर प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोकूंगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पिल्ड ओवर द वीन्स, इसलिए मैं आपके पास वापस आ रहा हूं एक खबर लेकर। मनीष झा इसको ब्रेक कर रहे हैं और मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। पहले मनीष ने एक इस खबर पे इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया दांव, बड़ी खबर ब्रेक करें। उपराष्ट्रपति के विशेषाधिकार पर ट्रंप का ट्वीट, बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति को इलेक्टर को खारिज करने का, इलेक्टोरल को खारिज करने का अधिकार है, इलेक्टोरल को खारिज करने का अधिकार है। डोनाल्ड ट्रंप का अगर वो ट्वीट हो तो दिखाएं। धोखे से चुने गए इलेक्टोरल रिजेक्ट किए जा सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और मैं इस खबर पर मनीष झा के पास आ रहा हूं। मनीष, ये कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुनाव पलट सकते हैं, ही हैज द राइट्स। अब ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है मनीष। देखिए निशांत, अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर के बाद अमेरिकी कांग्रेस जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल्स हैं इनको सर्टिफाई करने वाली है। आज 6 जनवरी जब अमेरिका में कामकाज शुरू होगा तो वहां की सीनेट सर्टिफाई करने वाली है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति को यह याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करिए, यानी आप वो काम करिए जो अमेरिकी इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, और यह कहते हुए कि जो जो कंट्रोवर्शियल स्टेट था उसके इलेक्टोरल्स को आप खारिज कर दें ताकि मेरे पक्ष में बहुमत बन जाए। मुझे लगता है यह एक तरह से कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव को पलटने की प्रेसिडेंट ट्रंप की एक और कोशिश है। हालांकि इसमें कितने कामयाब होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब जॉर्जिया के रिजल्ट आए हैं और अब सीनेट में नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मनीष, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अनिल त्रिगुनायत सर के पास आऊंगा। अनिल सर, मुझे एक चीज बताइए आप, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ही कैन टर्न अराउंड द इलेक्शंस एट द लास्ट मोमेंट, मतलब ये फेविकॉल का जोड़ है, कुर्सी का छूटेगा नहीं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है इस वक्त वहां पे आप अगर देखें तो जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में सेनेट काफी वो है बटी हुई है। इसी तरह से कंट्री, इट्स अ डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां पे ट्रंप ने जो है इस वक्त बहुत नेगेटिव रोल किया है, और मैं समझता हूं कि उन्होंने हर एक वो हथकंडा अपनाया है इस बीच में जिससे किसी भी तरह से वहां की डेमोक्रेसी को खतरा हुआ है। एसेंशियली लोगों को जो दिखाया जाता था कि भाई अमेरिका सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, आज लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, और सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये नकारा इसको खारिज किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कोर्ट्स ने नहीं माना उनकी कोई बात किसी तरह से। उनके खुद जो रिपब्लिकन गवर्नर से, रिपब्लिकन सेक्रेटरी स्टेट हैं या इलेक्टोरल ऑफिसर्स, किसी ने उस बात को नहीं माना कि वहाँ पे कोई वाइड स्प्रेड हुआ है। तो मैं नहीं समझता, हालांकि वो जरूर ये बात आ रही है कई दिनों से, उनको ट्वीट्स और ये प्रेशराइज कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट पेंस को कि वो इसको करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वाइस तक जाएंगे। सर, मैं एक बहुत बड़ी खबर लेके आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जनरल कुलकर्णी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल त्रिगुनायत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अनिल आजाद जी, स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड सिस्टमैटिक वायरस इन चाइना। एक बड़ी खबर आप सभी के लिए। मनीष, आपको शुक्रिया नहीं कहा है मैंने, क्योंकि एक बड़ी खबर मैं लेकर आ रहा हूं।
सूरज पर विस्फोट से अंतरिक्ष में हलचल, बड़ी खबर। NOAA का पूर्वानुमान, विस्फोट के बाद सौर पार्टिकल आज धरती पर पहुंच सकते हैं। धरती पर इनके आने से पड़ सकता है बुरा असर। सैटेलाइट सिस्टम, GPS, टीवी और मोबाइल सिग्नल पर पड़ सकता है असर। यह बड़ी खबर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। सूरज पर विस्फोट से आपके सैटेलाइट्स, आपके मोबाइल, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ सकता है। आइए जरा सीधे यहां पर वॉल पर मैं लेके चलूंगा। यह बड़ी खबर है और यह सूरज पर विस्फोट हुआ है 2 जनवरी को, लेकिन इसका आज असर पड़ सकता है। सूरज पर विस्फोट, यहां पर सूरज में विस्फोट और धरती पर असर। सूरज की कोर में मैग्नेटिक फिलामेंट के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ये विस्फोट हुए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यहां पर ये पार्टिकल धरती से टकराए तो धरती खूबसूरत दिखेगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, सौर तूफान का सैटेलाइट सिस्टम पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट, सोलर विंड की वजह से बाहरी वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो हमारे सामने GPS नेविगेशन, मोबाइल और टीवी सिग्नल पर असर पड़ेगा। ये एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और वो पावर लाइंस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की स्पीड बढ़ जाएगी, जिसका बुरा असर ट्रांसफॉर्मर्स पर पड़ेगा। मैं चाहूंगा एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखाएं और इसी ब्रेकिंग से हम विजुअल और ब्रेकिंग के साथ क्लोज करेंगे। एक बार फिर से देखें, बड़ी खबर, सूरज पर विस्फोट से अंतरिक्ष में हलचल। NOAA का पूर्वानुमान, विस्फोट के बाद सौर पार्टिकल आज धरती पर पहुंच सकते हैं और इससे मोबाइल सिग्नल्स पे, सैटेलाइट पर असर पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।